मेरा नाम प्रियांशु है और आप सभी सम्मिलित हो चुके हैं मेरे YouTube चैनल दिव्यज्ञासा में। आज मैं जिस शब्द का बखान आप सभी के समक्ष करने वाला हूं उसका नाम है एमिलोइडोसिस। एमिलोइडोसिस एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, वो पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें एमिलोइड प्रोटीन आपके टिश्यूज़ में इकट्ठा हो जाता है और आपको दिक्कतें करता है, आपके हार्ट में करता है हार्ट फेल्योर, आपके किडनी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम करता है, आपके ब्रेन में अल्जाइमर डिसीज़ करता है और लीवर में जाकर आपका लीवर डैमेज करता है। तो हम समझते हैं कि एमिलोइडोसिस होता क्या है। एमिलोइडोसिस शब्द को समझने के लिए मैं एमिलोइडोसिस शब्द को तोड़कर देखने का प्रयास करूंगा। तो एमिलोइड, यहाँ पे एमिलोइड जो शब्द है वो एक प्रोटीन को दर्शाता है और ओसिस जो है, ओसिस शब्द का मतलब है बिल्डअप होना। ठीक है, बिल्ड अप होना मतलब कि प्रोटीन का बिल्डअप होना। कौन सा प्रोटीन? एमिलोइड प्रोटीन का बिल्डअप होना। और कहाँ बिल्डअप होना, कहाँ एकत्रित होना? टिश्यूज़ के अंदर। टिश्यूज़ के अंदर एमिलोइड प्रोटीन का एकत्रित होना। और ऐसा क्या खास है इस एमिलोइड प्रोटीन में जो ये टिश्यूज़ के अंदर एकत्रित होकर बिल्डअप होकर दिक्कतें करता है और पैथोलॉजिकल कंडीशन करता है, जैसे कि हार्ट फेल्योर, अल्जाइमर डिसीज़ और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये समझेंगे। एमिलोइडोसिस, एमिलोइड प्रोटीन, ऐसा क्या एमिलोइड प्रोटीन में खास है जो कि इसकी वजह से पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, एमिलोइड प्रोटीन में खास ये है कि इसका स्ट्रक्चर ही खास है। इसका स्ट्रक्चर खास कुछ इस प्रकार है कि जब एमिलोइड प्रोटीन पैक हो रहा होता है, जब उसकी अमीनो एसिड्स की चेन, जिसे पेप्टाइड चेन्स बोलते हैं, वो पैक हो रही होती है, तो वो पैक होती है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में समझने की बात यह है कि अमीनो एसिड्स की लंबी सी चेन एग्जिस्ट करती है हमारी बॉडी में, जिसे कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अब पैक होता है हमारे सेल में, क्योंकि हमारा सेल इन लंबी सी चेन को स्टोर नहीं कर पाता। इसीलिए ये प्राइमरी स्ट्रक्चर अब कन्वर्ट होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब ये लंबी सी प्रोटीन एमिनो एसिड्स की चेन कन्वर्ट होगी या पैक होगी तो क्या होगा? बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बनेगा या फिर अल्फा हेलिक्स बनेगा। अल्फा हेलिक्स के कुछ इस प्रकार बनेगा कि कुछ ऐसे इस चेन की हेलिक्स फॉर्म बन जाएगी। हेलिक्स फॉर्म क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड ने इन्हें जोड़ दिया और हेलिक्स बना दी। ठीक है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ने जोड़ दिए और हेलिक्स बना दी। ठीक है, हेलिक्स फॉर्म में इस चेन को पैक कर दिया। और सेकंड जो तरीका है इस लंबी सी चेन को पैक करने का, वो है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, जो कि अमीलोइड प्रोटीन में देखने को मिलता है। अभी समझेंगे इस स्ट्रक्चर को, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर को समझेंगे। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर कुछ यूँ प्रकार है कि जैसे कि ये फ्रेगमेंट्स है जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिली थी। ये फ्रेगमेंट्स जो हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में इस प्रकार एक के बाद एक जुड़ जाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड से। और जब ये जुड़ जाएंगी तो हमें ये एक स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे कि अलग अलग प्रोटीन की प्लेट्स अरेंज हो रखी हैं एक के बाद एक। तो इसलिए इसे बोलेंगे बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अब होता क्या है, अमीलोइड प्रोटीन के केस में ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर जिन फ्रेगमेंट्स की बनी है उन फ्रेगमेंट्स में मिसफोल्डिंग हो जाती है। ठीक है, उन पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में मिसफोल्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से अब ये प्रोटीन किसी काम का नहीं रहा। और इसीलिए अब इस प्रोटीन को एक नाम दिया गया एमिलोइड प्रोटीन की खास बात यह है कि ये प्रोटीज एंजाइम, जो कि हमारी बॉडी में प्रोटीज एंजाइम होता है, उससे डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, प्रोटीज एंजाइम इसे प्रोटियोलाइज नहीं कर पाता। तोड़ने का प्रयास करेगा तो
छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा, लेकिन पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। और जब भी प्रोटीज एंजाइम जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो इस एमिलोइड प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो कुछ फ्रेगमेंट्स इस एमिलोइड प्रोटीन की हमारी बॉडी में रह जाएंगी, जो कि जगह जगह टिश्यूज़ में इकट्ठी होगी। ठीक है, ऐसे ये फ्रेगमेंट्स जो हैं वो जगह जगह टिश्यूज़ में इकट्ठी होगी। जो ये फ्रेगमेंट्स हैं एमिलोइड प्रोटीन की, इन पेप्टाइड्स की, ये ज्वाइन होकर, ये जुड़कर बनाती है ओलिगोपेप्टाइड्स। ये ओलिगोपेप्टाइड्स की खास बात ये है कि ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। और हमें पता है कि हर हाइड्रोफोबिक चीज़ हमारी बॉडी में लिपिड सोल्यूबल होती है। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक क्या है? हाइड्रोफोबिक ओलिगोपेप्टाइड्स। ओलिगोपेप्टाइड्स जो कि डाइजेशन से, जो कि हमारे अमीलोइड स्ट्रक्चर के डाइजेशन से बनी है। ठीक है, और अब ये हाइड्रोफोबिक जो हमारी पेप्टाइड है, ओलिगोपेप्टाइड है, इनको स्टेबलाइज करने के लिए और हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर्स इसके चारों तरफ अरेंज कर दिए जाएंगे, जैसे कि ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस और SAP। SAP बोले तो सेरम एमिलोइड, सॉरी दिस ठीक है, ये है सेरम एमिलोइड पेप्टाइड, सेरम एमिलोइड पेप्टाइड। और ये क्या है जो ये ऊपर ब्लैक वाला है? ये है ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस। ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस और सेरम एमिलोइड पेप्टाइड दोनों ही हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्टेबलाइज कर रहे हैं हमारे ओलिगोपेप्टाइड्स को। ठीक है, तो हुआ क्या? पहले हाइड्रोफोबिक ओलिगोपेप्टाइड्स अरेंज हुए, उसके ऊपर इसे स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोफोबिक ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस और सेरम एमिलोइड पेप्टाइड्स SAP अरेंज हुए। और ये पूरा का पूरा हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर अब लिपिड सोल्यूबल है, और हर लिपिड सोल्यूबल चीज़ हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती। हर लिपिड सोल्यूबल चीज़ हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती, और वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होती रहती है। क्यों नहीं निकल पाती हमारी बॉडी से हर लिपिड सोल्यूबल चीज़? क्योंकि अब मान कर चलिए कि नेफ्रॉन जो है वो इन एमिलोइड फिब्रिल्स को, जो ये मतलब कि जो ये स्ट्रक्चर था पूरा, जो ये स्ट्रक्चर था कुछ यूं, ये हमारा ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस और उसके चारों तरफ थोड़े से सेरम एमिलोइड पेप्टाइड। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसे बोलते हैं एमिलोइड फिब्रिल्स। ये एमिलोइड फिब्रिल्स अब हमारी बॉडी बाहर निकालने का, अपनी बॉडी से बाहर निकालने का प्रयास करेगी। और होगा क्या कि जब ये नेफ्रॉन से फिल्टर होंगे, ग्लोमेरुलर एपरेटस से जब फिल्टर होंगे, तो जब टिब्यूल्स में आएंगे तो ये टिब्यूल्स में बीच में ही रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल है। ठीक है, मेम्ब्रेन से, यहाँ पर सेल की मेम्ब्रेन से सोल्यूबलाइज होकर बाहर फिर से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अगर बात की जाए इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन में कुछ ऐसा ही होगा कि इंटेस्टाइन के वॉल से ये रीएब्जॉर्ब होकर फिर से बॉडी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे जो एमिलोइड फिब्रिल्स हैं वो बॉडी में फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, और हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिसकी वजह से जगह जगह इकट्ठे होते रहेंगे। और जब एमिलोइड फिब्रिल्स जगह जगह इकट्ठे होंगे तो ये अपना टॉक्सिक इफेक्ट दिखाना शो करेंगे। टॉक्सिक इफेक्ट दिखाना शो करेंगे। क्या होगा टॉक्सिक इफेक्ट? इस बात को समझते हैं। क्या होगा टॉक्सिक इफेक्ट? इस बात को समझते हैं। अगर यही एमिलोइड फिब्रिल्स हमारे हार्ट में, अगर हमारे यही एमिलोइड फिब्रिल्स हमारे हार्ट में इकट्ठा हो गए, तो सबसे पहला टॉक्सिक इफेक्ट ये होने वाला है कि अब आप सभी को पता है कि हमारे हार्ट की वॉल्स में एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट कुछ इस प्रकार अरेंज होते हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। अब होगा क्या कि जब ये ऐसे स्लाइड करेंगे, अगर इनके बीच में एमिलोइड फिब्रिल्स हैं तो ये स्लाइड नहीं कर पाएंगे तरीके से, और स्लाइड नहीं कर पाएंगे तो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगी रिंग से, और आपको होगा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर। सेकंड चीज़,
अगर यही एमिलोइड फिब्रिल्स आपके एसए नोड और एवी नोड में जाकर इकट्ठा हो गए तो आपको क्या होगा, क्रोनोट्रोपी आपकी बिगड़ जाएगी, आपकी ड्रोमोट्रोपी भी हार्ट की बिगड़ जाएगी, ना तो फॉर्मेशन ऑफ इम्पल्स हो पाएगा और ना ही कंडक्शन ऑफ इम्पल्स हो पाएगा। सेकंड चीज़, हार्ट में क्या होगा, पहली चीज़ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा। दूसरी चीज़ एसए नोड और एवी नोड में क्रोनोट्रोपी और ड्रोमोट्रोपी अफेक्ट होगी। और अगर यही एमिलोइड फिब्रिल्स इकट्ठा हो गए आपकी किडनी में, तो किडनी में क्या होगा, आपके ग्लोमेरुलर एपरेटस में ये इकट्ठा होंगे और आपके ग्लोमेरुलर एपरेटस को ये डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से आपको प्रोटीन यूरिया हो सकता है। आपको प्रोटीन यूरिया होगा और प्रोटीन यूरिया होते होते आपको एक कंडीशन हो सकती है जिसे बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, और यहाँ तक कि आपको हो सकता है क्रोनिक किडनी डिसीज़, CKD, क्रोनिक किडनी डिसीज़ भी आपको हो सकती है। तो इस तरीके से आपके किडनी और हार्ट अफेक्ट होंगे एमिलोइड फिब्रिल्स जमा होने की वजह से। अब अगर यही एमिलोइड प्रोटीन इकट्ठा हो जाए आपके लीवर में और ब्रेन में तो क्या होने वाला है। अगर यही एमिलोइड प्रोटीन, एमिलोइड फिब्रिल्स इकट्ठा हो जाए आपके लीवर, आपके ब्रेन में, तो आपको होने वाली है एक बीमारी जिसे बोलते हैं अल्जाइमर डिसीज़। ये एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीज़ है, अल्जाइमर डिसीज़, ठीक है, न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीज़ है अल्जाइमर डिसीज़। ये आपको होने वाली है अगर ब्रेन में, आपके ब्रेन में एमिलोइड फिब्रिल्स इकट्ठा हो गए तो। अल्जाइमर डिजीज़ में होता क्या है मेनली कि आपको सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगी और धीरे धीरे आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होने लगेगी, और ऐसा हो सकता है कि आप अपने डेली एक्टिविटीज़ भी ढंग से ना कर पाएँ, ठीक है। ब्रेन में अगर एमिलोइड प्रोटीन इकट्ठा हो गए तो सबसे पहले आपको अल्जाइमर डिसीज़ होगी, और सेकेंडली आपको हो सकता है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। बीपी लो होगा उठते और बैठते, जब उठोगे और बैठोगे तो उस समय आपका बीपी लो हो सकता है अगर ब्रेन में एमिलोइड फिब्रिल्स इकट्ठा हो गए। अगर यही एमिलोइड फिब्रिल्स इकट्ठा हो गए आपके लीवर में तो सबसे पहले आपको होने वाला है एक दिक्कत जिसे बोलते हैं हेपेटाइटिस। आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। और जब आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन होगा और आपका फिजिशियन आपको LFT कराने के लिए बोलेगा, लीवर फंक्शन टेस्ट कराने के लिए बोलेगा, तो लीवर फंक्शन टेस्ट में आपका ट्रांस एमिनेज जो कि 2 प्रकार के होते हैं, ये एंजाइम है ट्रांस एमिनेज जो कि 2 प्रकार के होते हैं, ALT और AST। ALT इज SGOT और AST इज SGPT, ठीक है। मतलब कि ये है एलेनिन ट्रांसएमिनेज और एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, ठीक है। इनकी मात्रा बढ़ी हुई मिलेगी। और एक और एंजाइम होता है फोस्फोकाइनेज, अल्कलाइन फोस्फोकाइनेज। इन 2 एंजाइम की मात्रा बढ़ी हुई मिलेगी जो दर्शाएंगे कि आपके लीवर में डैमेज है, आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन है और आपकी लीवर के सेल की इंटीग्रिटी थोड़ी गड़बड़ा चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके ब्रेन में अल्जाइमर डिसीज और ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन और लीवर में लीवर डैमेज और लीवर इन्फ्लेमेशन हेपेटाइटिस हो सकता है। तो हमने पढ़ लिया कि कैसे एमिलोइड फिब्रिल्स आपके ब्रेन में जमा होकर अल्जाइमर डिजीज़ करेंगे और ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन करेंगे, आपके लीवर में लीवर इन्फ्लेमेशन करेंगे, आपके किडनी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम, किडनी डिसीज़, क्रोनिक किडनी डिसीज़ और प्रोटीन यूरिया कर सकते हैं, आपके हार्ट में हार्ट फेल्योर कर सकते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर कर सकते हैं, आपकी हार्ट की क्रोनोट्रोपी और ड्रोमोट्रोपी को गड़बड़ा सकते हैं। और अगर यही एमिलोइड फिब्रिल्स इकट्ठा हो गए आपके ग्लैंड्स में, जैसे कि पैनक्रियाज में, तो आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है, थायराइड में आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, और आपको स्प्लीन में स्प्लीनोमेगाली हो सकती है। मतलब कि जिस ऑर्गन में जाएगा उस ऑर्गन में पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट करेगा। तो इसी के साथ हमने पढ़ लिया कि कैसे एमिलोइड फिब्रिल्स हमारे टिश्यूज़ में इकट्ठा होकर अलग अलग दिक्कतें करता है, कैसे पैथोलॉजिकल कंडीशन एमिलोइडोसिस होती है। अगर आप जानना चाहते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर को तो मेरी अगली वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और अगर आपके मन में कोई भी संशय हो, सवाल हो, सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।